वालेकुम नाज़रीन, वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से जो बाहर रहने वाले लोग हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। चूँकि ज़िलहज का महीना है और ज़िलहज के महीने में मतलब कि बहुत बड़ा महीना है, बहुत बाबरकत महीना है जो है। इसमें मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान जो है मैदान अरफात में जमा होते हैं और यौम अरफा के दिन अल्लाह के नज़दीक इतने करीब हो जाते हैं कि बिल्कुल पैदा जैसे कि बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है। और आज पाकिस्तान के अंदर रहने वालों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की है, और अदा करके मतलब सुन्नत इब्राहिमी ईद कुर्बान जो है ये हमें भाईचारे का, मख़ावत का दर्ज देती है। ये ईद इब्राहिमी जो हमें बताती है कि हम लोग तमाम मुसलमान जो आपस में भाई भाई हैं, मुश्किल वक्त पर हम सबको एक दूसरे के साथ में हैं, देना चाहिए। और तमाम मुस्लिम ममालिक, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में मुआहदे भी किए हुए हैं और हमारी OIC भी है, तो अब उसको जो है ना फाल करने का वक्त आ गया है। सुन्नत इब्राहिमी हमें इस बात का दर्ज भी देती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरक़े में ना पड़ो। सुन्नत इब्राहिमी और हज का वो जो आखिरी खुतबा जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन दोनों जहां के आलम ने फरमाया था कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और आज दीन मैंने तुम पर मुकम्मल कर दिया है, और ना काले को गोरे पर फौकियत है ना गोरे को काले पर, सिर्फ तकवे के बुनियाद पर फजीलत हासिल होगी। आपस में मेरे जाने के बाद कुरान पाक को मजबूती से थामे रखना, तफरक़े में मत पड़ना। और सुन्नत इब्राहिमी की जहाँ तक बात है तो अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह जैसे उन्होंने अपने बेटे को आंखों में पट्टी बांध कर किस तरह से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए थे, और बेटा इतना फरमा बरदार कि कहा कि बाबा जान मेरे हाथ पाँव में पट्टी बांध दे, कहीं ये ना हो कि मेरे दिल में जो है खौफ पैदा हो जाए और आपके हाथ जो है कांपने लग जाए। अगर उस वक्त दुम्बा ना आता, अल्लाह ताला को वो अदा पसंद ना आती और दुम्बा ना आता, तो आज सब लोग अपने घर के बेटे ज़िबा कर रहे होते। क्या करते? क्या सुन्नत इब्राहिमी अदा होती? सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जहाँ तक मैं बात करूँगी कि हम लोग जो हैं अपने अपने घरों में खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। ये ऐसा वक्त होता है, बच्चे अपने वालिदैन के साथ होते हैं, जानवरों के साथ होते हैं। जैसे कि आज हम सब कुर्बानी करके, और मेरे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, मैं अपने गेस्ट का तारुफ भी आपसे करवाऊँगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जा रहे थे और जाने के बाद रास्ते में ही वो अपने घर तक तो ना पहुँच सके, अपनी फैमिली तक तो ना पहुँच सके, लेकिन अल्लाह को प्यारे हो गए। उस पर भी बात करेंगे कि ऐसा कौन करता है, किसके दिल में इतना बड़ा जिगरा है, क्या वो मुसलमान है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड क्लास गोल्ड मेडलिस्ट जियोथर्मल में एजाज आलम साहब, उनको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, उनको वेलकम करते हैं। और लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो हमारे साथ स्टूडियो पर होते हैं लेकिन आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध मौज़म खान साहब जो कि PTI से हैं। आपको भी वेलकम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मौज़म साहब आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। अच्छा मुझे बताइएगा, आप सब लोग माशाल्लाह बकरा और गाय की कुर्बानियाँ आप लोग कर आए हैं, और एजाज साहब आपने भी माशाल्लाह कुर्बानियाँ की हैं, लेकिन वैसे तो आप जो है कैनेडियन हैं, यहाँ पे मुसाफिर हैं। हकीम अस्करी साहब आपने माशाल्लाह कुर्बानी की होगी, गाय बकरे ने लाते वाते तो नहीं मारी है? नहीं, जानवर तो लाजमी आता है कि जब कुर्बानी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मज़ामत करता है। जी हाँ, इसमें ये कि जो हमने आज गाय बकरे और ऊँट का कुर्बानी की है। अच्छा माशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कुर्बानी के मकासद क्या हैं। मकासद यही है कि गरीब और मुस्तहिक लोग जो हैं वो आपकी इस कुर्बानी से फैज़याब हो, उन तक पहुँचे आपका गोश्त। और दूसरा बात यह है कि सबसे पहले आप आपके अपने ख़ानदान में और अपने हमसायों में देखिए कि कौन कौन से ऐसे हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई और जो आपके गोश्त के मुंतज़िर हैं, उनकी बाकायदा उनकी जो है दिल जो उनका चाह रहा है कि वो आपको उसके मुताबिक आप उनके गोश्त ज़रूर भेजें, लेकिन इस कदर भेजें कि पूरा ख़ानदान उससे जो है वो सैरयाब हो सके, खा सके। और यही ईद का मकासद होते हैं कि आप मिल बैठ कर इत्तेहाद, मोहब्बत और उखुवत के साथ जो है वो आपके अंदर तमाम वो जज्बा और वो कुर्बानी का जज्बा और वो तमाम चीजें आपके अंदर पैदा होनी चाहिए जो कुर्बानी के मकासद हैं। मौज़म साहब आज आप हमारे साथ स्टूडियो में नहीं आए, ईद का दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका बकरा कहीं भाग गया है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, या शायद आपको कसाई नहीं मिल रहा, कुछ तो मसला है आपके साथ।
जी अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और ये आपके खैर देखने मुबारक, वाले खैर मुबारक। और पूरे पाकिस्तान में सारी दुनिया में जितने मुसलमान बसने वाले हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। क्योंकि ये ईद जो है बकरा ईद या बड़ा ईद हम जो कहते हैं ये असल में हमें कुर्बानी की याद दिलाती है। उस कुर्बानी की जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने प्यारे चीज़ की कुर्बानी दे, जी तो जी उन्होंने फिर सबसे जो उनको प्यारा था, अजीज था, वो उनका बेटा था, तो उन्होंने फिर उसकी कुर्बानी देनी थी। तो लेकिन वो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया और उसके बदले में दुम्बा वो मतलब वो कर दिया उन्होंने और उन्होंने फिर दुम्बे की कुर्बानी दे दी। तो ये सुन्नत इब्राहिमी मेरा ख्याल में हर मुसलमान पर वाजिब है, जो इनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, जो साहिब इस्तिताअत है। बिल्कुल तो इस वजह से हम सुन्नत इब्राहिमी उनकी याद में मनाते हैं। जी। तो ये खुशी का दिन भी है, त्यौहार भी है, हमारा मजहबी त्यौहार भी अच्छा है। आप ये बताएं और स्टूडियो में इसमें क्यों नहीं आया? हमारे जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। तो लाजमी तौर पर जब बकरा लाया जाता है या गाय बैल जो भी है, तो वो ऐसे बकरे भी होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिनको पता चल जाता है कि हमारी कुर्बानी इन लोगों ने देनी है। वैसे तो एनलाइट मूड आज ईद का दिन है, तो कुर्बानी तो हमने कर दी है, इसके बाद आपके पास पहुंचे हैं। हुकूमत हर साल तो हम तो हर साल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन आजकल चूंकि हुकूमत हर दिन अवाम की कुर्बानी दे रही है, इस वजह से बहुत ज्यादा लोग मुश्किलात का शिकार है। सही सही। तो इस हमने यही सोचा था कि वैसे ना कोई बकरा वगैरह भाग जाए तो फिर दोबारा उसकी एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस वजह से इसको बहुत टाइटली बांधा हुआ था। अच्छा। और कसाई को कहा था कि इनको आप जाने उसका नहीं पहरा देना दे है। रहे थे, ठीक है ना, ईद की नमाज के बाद। जी हमारे साथ एजाज आलम साहब हैं। एजाज आलम साहब मुझे बताएं, माशाल्लाह कनाडा में आपकी फैमिली कुर्बानी कर रही है, सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रही है, आप यहाँ पाकिस्तान में हैं और कुछ बहुत ज़रूरी काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग अभी जो ईद की खुशियों के लिए अपने घर तक नहीं पहुँच सके और अल्लाह को प्यारे हो गए रास्ते में, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और हर दफ़ा ऐसा होता है, चाहे ईद हो या बकरा ईद हो, हर दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपने जो है प्यारों तक नहीं पहुँच पाते, हुकूमती रिट को चैलेंज करते हैं। आखिर कौन इसको रोकेगा, क्या मकासद हैं उनके जो ऐसे टेररिज्म कर रहे हैं। मैं ट्रेन हादसे की बात करें, कोयटा ट्रेन हादसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आता नहीं, एक्चुअली जब मुझे पता चला बलूचिस्तान का टॉपिक है तो फिर कसदन मुझे टाइम देना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के मसले पे। इस मसले पे मैं आया हूँ आज डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि आज दुनिया पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा, हज भी हो रहा, ईद भी हो रहा, सब कुछ हो रहा। अब कुछ लोग बेचारे दुनिया से चले गए जो घर जा रहे थे, अपने फैमिली में मनाने के लिए जा रहे थे। इसका मुझे बहुत दुख है। अल्लाह ताला उनको अजर दे सकते हैं, इंसान कुछ नहीं दे सकता है। मैं इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालना चाह रहा था कि ये सब वाक़या के पीछे क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं कि आखिर मकासद क्या है इन लोगों के। बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं थोड़ा बता दूँ। जुलाई 2024 में मैंने कोयटा का दौरा किया था, बलूचिस्तान का दौरा किया था। मैं वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट हूँ रिगार्डिंग जियोथर्मल, रिगार्डिंग मिनरल्स, रिगार्डिंग अदर थिंग्स। तो उस खाते में मैं वहाँ दौरा करने गया था, मैं एक एक जगह गया, ठीक है। अब काम की बात मैं बता रहा हूँ। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, मैनेजर साहब ने मुझे कहा था कि आप रात को नहीं उतरना और लेफ़्ट साइड, ये बात की कड़ी है, थोड़ा सा है ये सुनना, आपको जानना ज़रूरी है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है। तो मुझे मना किया कि रात को 10 बजे के बाद आप नीचे नहीं उतरिएगा, और लेफ़्ट साइड वाले नहीं गया। मैं जानबूझ के 10:30 बजे नीचे उतरा और लेफ़्ट साइड पे बोला कि क्या वजह है। मैं डरता थोड़ी, ईस्ट पाकिस्तान में मैं लड़ा, मैं गाजी हूँ, इस 71 के जंग में ईस्ट पाकिस्तान में लड़ा हूँ, मैं गाजी हूँ, मैं डरता वरता नहीं अल्लाह के अलावा। अच्छा जब आप उतरे तो फिर क्या देखा आपने? तो उसके बाद जा करके मैं चला गया, जाके वहाँ देखा 25-30 लड़के बैठे हुए हैं, सब चाय वाय पी रहे थे, बड़े बड़े बाल, सबके टेबल के सामने रखा हुआ था, असला रखा हुआ था। तो मैं घबरा गया। मैं थोड़ी देर का मैंने अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, इजाज़त है? मैं उस पर दाढ़ी रखी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला पता नहीं कौन है ऐसा बंदा है।
तो मैंने बोला मैं फॉरेनर हूँ, मुझे बड़ा शौक था कोयटा का मिलने के लिए, यहाँ आ करके थोड़ा मिक्सअप हो गया। थोड़ी देर के बाद जब देखा उनका मूड वूड सही हो गया, मैंने बताया कि एक बात बताएं बेटा कि आप लोग ये असला वसला लेके बैठे हुए खरीद, आप लोग कौन है थोड़ा बताएं ना मुझे। मैं फॉरेनर ऐसा जाहिर किया कि मेरा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, एक आउटसाइडर हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है ना BLA वाले हैं। मैंने कहा कि ये क्या होता है, और मैं सुनता था कनाडा से कि आप लोग जो ना फ़ौज के साथ ज़्यादती करते हो, कुछ और अनासिर को बस से उतार के मार दे, तो ये क्या मतलब, इसकी क्या वजह है, मुझे थोड़ा बताएंगे अगर बुरा नहीं माने। मैं थोड़ा सा बातों से उनको दिल जीता। उन्होंने बताया कि हमारा कमांडर जवाब देगा। उनमें से एक कमांडर मेरे सामने आके बैठा, तो मैंने बोला भाईजान, बोले क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा ये पाकिस्तान का हिस्सा है, आप लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने अच्छे हैं, बलूचिस्तान इतना प्यारा मैदनियात से भरा हुआ है, आबादी भी कम है, एरिया भी ज़्यादा है, तो फिर क्या तकलीफ है, क्यों इस तरह कर रहे हैं आप लोग, ज़रा बताएंगे, हो सकता है मैं आपका काम आऊँ। तो उन्होंने पता नहीं कैसे, मैं डर भी रहा था कहीं स्टेप ना ले ले मेरे खिलाफ कि इसकी जरूरत कैसी हुई। अच्छा, उन लोगों ने आप पर ट्रस्ट किया और आपको बताया? हाँ बताया, मैंने बहुत पोलाइटली बात किया। तो क्या बताया उन्होंने ये बताया कि आपके अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से एक बच्चे को आप इग्नोर करेंगे, एक बच्चे को पिज़्ज़ा का पैसा नहीं देंगे, उसका पॉकेट मनी नहीं देंगे, 6 महीना साल 2 साल बर्दाश्त करेगा वो बच्चा, फिर क्या करेगा। वो मुझे कह रहा था वो आप बताएं। मैंने कहा वो अब्बा से नाराज़ हो जाएगा, बगावत कर देगा। उसने बोला बगावत कर देगा, नाराज़ मत बोले। मैंने कहा चलो जो भी है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है ना, ये वो आड़ा पड़ा, जो हमें हमारा सब कुछ है और हमें मिलता नहीं है, तो हम फिर हमारे पीछे किसी ने हाथ रख दिया, नाम नहीं लिया, बोले हमारे पीछे किसी ने हाथ रख दिया, वो हमारे रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, हम उनका रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। इट्स मीन क्लियर हो गई बात है साहब, क्लियर हो गई ना कि उन्होंने वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। फिर आपने उनके जवाब में क्या कहा? तो मैंने बोला देखो बेटा, मैंने एक जवाब बोला, मरने के बाद हर बंदा कब्र में उसी को जवाब देना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा बेटा, जो भी मरेगा, आप अच्छा करोगे बुरा करोगे, जवाब दे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। किसी के कहने के ऊपर आप खून करोगे मुल्क के साथ, ये तो अल्लाह इजाज़त नहीं देता है ना। मैंने बोला आपके क्या रिक्वायरमेंट है, फिर मैं थोड़ा फ्रेंकली हो गया, ज़्यादा एग्रेसिव होता तो मैं मेरे जान को ख़तरा था। फिर मैंने बोला बेटा क्या आपका मसला है। बोले हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल सिस्टम नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई फैक्ट्री नहीं है। मैंने बोला ये सारी चीज़ें अगर आपको अरेंजमेंट हो जाएगा, वादा करो तुम लोग, कितने तुम लोग तादाद में कितने हो, ये मुझे बताना नहीं चाहिए। देख भाई BLA वाले नाराज़ मत होना, मैं आप ही लोग के बात कर रहा हूँ जो हकीकत पे मबनी बात कर रहा हूँ, नाराज़ मत होना बेटा। तो उन लोगों ने 5000 हैं। मैंने कहा अगर ये 5000 नहीं, पूरा बलूचिस्तान का अगर मसला हल हो जाए फिर तो आप लोग राह रास्त पे आ जाओगे ना बेटा, एक अच्छे मुसलमानों अच्छे पाकिस्तानी बन जाओगे। बोले वादा वादा। तो वो सीधे सीधे वहाँ से मैं पिंडी गया। पिंडी जाकर के कंसर्न लोगों को बताया कि देखिए सर वहाँ पर ये एहसास महरूमी है जिसकी वजह से इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दिस कंट्री, फॉर बलूचिस्तान स्पेशली। उसके बाद जा कर के फिर आया, मैं कुछ भी नहीं, छोटा सा आदमी मगर इंटरनेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट को हायर किया, ये प्रूफ मेरे पास है सिग्नेचर के साथ, ये प्रूफ है मेरे पास। उनको बोला सर $5 बिलियन मुझे चाहिए 2-3 महीने के अंदर। बोले क्यों? बोले बलूचिस्तान को डेवलप करना, बलूचिस्तान के लिए सब ड्रिंकिंग वाटर लगाना है, एनर्जी को करना है, हेल्थ को करना है, एजुकेशन सेक्टर को करना है, और लेबोरेटरी बनाना है, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल कॉस्ट हाउसिंग बनाना है, रोड वोड बनाना है। इसके लिए मुझे सारा फिजिबिलिटी बना के सब दे दिया। उनके साथ मैं डायरेक्ट नहीं, किसी ने फ़ोन नंबर नहीं दिया, मगर वहाँ के एक मुतब्बर को मैंने ड्यूटी लगाया था, देखो जब भी मेरा कुछ होगा तो उन सबको कन्वे करना, और फिर एक दफ़ा जब आऊँगा फंडिंग के साथ पूरा ग्रुप। आपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया? सुन लो, वही मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये एक कुलिया साहब होते हैं, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट है, ये सारा सिग्नेचर उनका है मेरे पास। सही सही, ठीक है ना। वो उन्होंने एग्री किया था $5 बिलियन हम $5 बिलियन का 5 बिलियन नॉट मिलियन, $5 बिलियन US विल बी गिवन फॉर टू प्रमोट बलूचिस्तान एंड गवादर। तो इसके ऊपर मैं कर रहा था, मैं बड़ा खुश हो गया था कि चलो यार आ जाएगा कम से कम ये मसला। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो एक जस्ट आउटसाइडर हूँ और एक कंसल्टेंट हूँ, मगर मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क से कुछ चाहता हूँ, उस नाते से ये कर रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मुझे डाउट भी नहीं करना चाहिए, अगर ये मसला 2 साल पहले अगर हल हो जाता। देखिए क्राइम तो दुनिया में ख़त्म नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्राइम है, 1%, 0.5%, ठीक है ना, या 2%,
बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द सारे उनके मामलात अगर ये फुलफ़िल कर दिया जाए, मैं समझता हूँ 95 से लेकर 98% ये क्राइम ख़त्म हो सकता था, मगर अल्लाह की बेहतरी हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए ना। ठीक है, ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। मतलब कि आपने ये बता दिया कि आप तो हमसे कमिटमेंट करके आ गए और आगे जाकर आपने पिंडी वालों को भी सब बताया और ऐलान भी हो गया कि $5 बिलियन जो है वो अरेंज करके देंगे फ्रॉम बलूचिस्तान के लिए। अच्छा, प्रूफ भी है, बाकायदा सिग्नेचर भी मौजूद है, लेकिन क्या करें, लोग अपने वादों से, सब कुछ चीज़ों से मुकर जाते हैं। क्या करें, कहे हुए अल्फाज से भी, और यहाँ तक के सामने आपके कस्में खाकर भी मुकर जाते हैं। तो अब हम ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ईद का दिन है, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और उन लोगों के लिए हमारा दुख भी है बहुत ज़्यादा, कहीं दिल उदास भी है कि काश ट्रेन हादसा ना होता और वो लोग भी अपने घर तक पहुँच जाते। लेकिन खैर, अल्लाह करे कि सब मामला सही हो जाएँ और जो बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह ताला जो है अकल शरीफ दे कि इस तरह के काम ना करें। और जो उनकी पुश्तपुनाई कर रहे हैं ना, जो भी हमारा नेबर कंट्री उनको ये सब कुछ करके दे रहा है, तो बहुत गलत कर रहा है। ये बात याद रखिए कि हमारी आर्मी कल भी स्ट्रांग थी, आज भी स्ट्रांग है। उनकी नजरें जो है ना काब और शाहीन की तरह है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख, और सबको एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा मुबारक हो। बस गोश्त जो है ना थोड़ा सा कम खाइएगा, थोड़ा सा लिमिटेड होकर खाइएगा, क्योंकि गोश्त तो यकीनन आपके डिफ्रीजर्स में भी होगा, लेकिन पेट आपका अपना है। हम उससे जो बहुत सारी तराकीब हैं जो हम वहाँ की मस्करीब साहब से पूछेंगे भी कि उनके पास क्या। उससे पहले हम मौज़म खान साहब के पास जाऊँगी कि मौज़म खान साहब, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करती हूँ तो 24 घंटों के अंदर अंदर ट्रंप के जो बयानात हैं, मतलब 24 घंटे में उसे 3 बयानात देती हैं, एक वन बाय वन, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं अपने बयानात को चेंज करके। और उसके साथ साथ आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था कि नेतन्याहू अपने मकासद में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो चाहता है वो ट्रंप के ज़रिए करवा रहा है। क्या पाकिस्तान के लिए ये आसान होगा? क्या पाकिस्तान हो गए, सऊदीया हो गया और कतर हो गया, क्या ये कर पाएंगे? जी, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और इसमें हमारे जितने सारे दुनिया के मुसलमान हैं अपना मजहबी त्यौहार खुशी से बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। ट्रम्प तो पता नहीं, उसकी तो समझ नहीं आ रही है। ये मेरा ख्याल में पूरी दुनिया के लिए अज़ाब इलाही है, क्योंकि वो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ और कहता है। जब इसने खुद ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट कर दिया है कि ये सब मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान और ईरान से भी मुतालबा कर रहा है कि आप इब्राहिमी अकॉर्ड को साइन करें, तो ये बिल्ली तेजी से बाहर निकल आई है कि इनके जो असल मकासद और आदाफ थे वो यही थे। ये जोहरी ताकत और ईरान के पास जोहरी ताकत ना होना, मिसाइल टेक्नोलॉजी का वापस लेना, मेरा ख्याल में ये एक बहाना था। असल जो निशाना यही था कि सारा मशरक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक को बशमूल पाकिस्तान को मजबूर करे कि वो इसराइल को तस्लीम करे, चूंकि इसराइल अमेरिका का नाजायज औलाद है। और इस वजह से जब इब्राहिमी मुआहदा हो रहा था 2020 में, तो खान साहब ने इसका भरपूर मजम्मत किया था और उन्होंने इस मुआहदे को साइन नहीं किया था, और उसकी पादाश में आज खान साहब उसकी कीमत चुका रहे हैं और आज वो जेल के अंदर है, जेल के सलाखों के अंदर है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है और वो इस इब्राहिमी मुआहदे को साइन करे और इसराइल को तस्लीम करे। पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में जब तक फ़लस्तीन का अपना तशख़्ख़ुस, अपना अलहदा रियासत नहीं होगा, उसकी शनाख्त तस्लीम नहीं होगी, तो उस तक इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और सारे पाकिस्तानी इसके खिलाफ है, चाहे, और मेरा ख्याल में सऊदी अरब और कतर के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो इस मुआहदे को तस्लीम करे, क्योंकि ये तो इसराइल की इस इलाके में हेजमनी तस्लीम करने के मुतरादिफ है। तो ट्रम्प जिस तरह करता है वो मेरा ख्याल में वो पूरी दुनिया के लिए एक अजीमत बना हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत खुशअस्लूबी से, अच्छी नीयत से सालिसी का किरदार अदा किया है,
لیکن وہ ثالثی کا کردار کے بدلے میں آخر میں ان سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، میرا خیال میں اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ امریکہ اور ایران کا ہے، ہم تو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، میڈیٹر ہے، اور ہمارے ساتھ جو آخر میں سلوک رکھا جا رہا ہے اس پر سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس جیسے دوسرے ممالک کرتے ہیں، امریکہ سے اپنے مفادات لیتے ہیں اور اپنے قرضے معاف کرائے جاتے ہیں، ملکوں کے جو قرضے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم بند کمروں میں جا کر ان سے ڈیل کرتے ہیں، اپنی جو ان تک کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور صرف ذاتی فائدے کے لیے باتیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے امریکہ کو پتہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی ذاتی فوائد کی باتیں کرتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے پاکستان کو بھی اس مشکل میں ڈالا ہے۔ اگر صحیح حکمران ہوتے تو وہ ملک کی بات کرتے اور ملک کے فوائد کی بات کرتے، ملک کی سالمیت کی بات کرتے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے حکمران کسی اور طرف چل پڑے، اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو بھی اس مشکل میں ڈالا ہے، ڈال دیے۔ بہت بہت زبردست بات کہ 24 گھنٹے کے اندر ٹرمپ کا تو پتہ نہیں دین ایمان ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن اس نے پوری دنیا کو جو ہے نا پریشانی میں ڈال دیا۔ حکیم عسکری صاحب مجھے بتائیے گا، ٹرمپ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب ٹرمپ نے یہ جو کیا ہے، یعنی کہ نیتن یاہو کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو آپ کی بددیانتی نظر آئے گی، تو آپ نہ حماس کھولنا یا ایران پر جو جنگ ہے وہ اسی صورت میں رک سکتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پاکستان کی جدوجہد اور ثالثی کے کردار میں جو بنیادی کردار اپنے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ادا کر رہے ہیں، یہ اس کو ثبوتاز کرنا کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے ایشو بنایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ثالثی جو ہے ختم ہو جائے۔ اس میں نیتن یاہو کا جو کردار ہے اس کی حتی المقدور کوشش ہے کہ جنگ ہونی چاہیے، اور وہ جنگ کی طرف آمادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سائن کرے، جی، اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ ابراہیم پیکٹ جو ہے اس پر جو ابراہیم ایکارڈ کے اوپر سائن کریں، بالکل سائن کیا جائے، پاکستان، سعودی عرب اور قطر یہ سائن کرے، جو کہ ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 دسمبر 1947 کو اس وقت کے جو امریکن صدر تھے، میں اس کا ذہن سے نام نکل گیا بھی، تو وہ جو ہے ان کو خط لکھا تھا، کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، تو اس طرح امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل جو ہے اس کا وجود ہمارے لیے نہ صرف خطرہ ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے، جو کہ آج بھی ثابت ہو رہا ہے، اور پاکستان کسی حد تک بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں اگر حکمرانوں نے کبھی ایسی کوشش بھی کی تو عوام باہر نکل آئے گی اس معاملے میں، عوام ہی نہیں، امت مسلمہ، کیونکہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، اور اس کی کوشش ایران نے بھی تو نہیں کیا نا، ابھی ایران بھی تو ہے نا، جی ایران بھی موجود ہے، بالکل ایران تو سب سے بڑا مزاحمتی کردار ادا کر رہا ہے اس وقت، اور ایران جس وقت ڈٹا ہوا ہے، اپنے کاز پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے ٹرمپ کو، اس نے نیتن یاہو کے نیندیں اڑا دی ہیں، اور یہی بتایا کہ یہ اس وقت خطہ جو ہے مشرق وسطیٰ یہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور نہ صرف مشرق وسطیٰ نکل چکا ہے بلکہ امریکہ میں خود امریکی عوام بھی ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہیں، اور نیتن یاہو کے خلاف اس کی عوام ہے۔ یہ جنگ امریکہ یا اسرائیل کی نہیں، یہ جنگ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے اسلام مسلمانوں پر اسلام مسلط کی جا رہی ہے، جان کے بس اس کو اپنے آپ کو منوانا ہے پوری دنیا سے، اسپیشلی پاکستان، ایران اور قطر، سعودی عرب اس کے راستے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، بہت بڑا کانٹا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ٹرمپ صاحب جو بار بار یو ٹرن لے رہے ہیں اور بار بار اپنے بیانات تبدیل کر رہے ہیں، ان کی زبان پر یا نیتن یاہو کی کردار پر کسی قسم کا ٹرسٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اور یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ عاجوز ماجوز کی اولادیں جو ہیں یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے باعث عذاب بنی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے امن کو نہ صرف تباہ کر رہی ہیں بلکہ مہنگائی کے پہاڑ پوری دنیا پہ توڑنے والے یہ دو فرد ہیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ،
समझे ना। और जो इस वक्त हमारे, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान का भी जो इस हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे भी यही लोग हैं। इंडिया ने करवाया या किसी तंजीम BNM ने इसका कबूल की है जिम्मेदारी, तो इनके पीछे इसराइल भी मौजूद है, इनके पीछे इंडिया भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका का भी किरदार है, क्योंकि ये तीनों एक लाइन में इस्लाम दुश्मन जो है ये अनासिर हैं। और ये ना सिर्फ इस्लाम दुश्मन बल्कि इंसान दुश्मन, मैं समझता हूँ आलमी ताकतें, आलमी सतह पर जो इंसान बैठे हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कातिल कौन है, वो है इसराइल, नेतन्याहू, जिसने 11,000 फलस्तीनियों को कैद किया हुआ है और उन पर जो है डॉग रेप करवाया जाता है उनके खिलाफ जो है। और फिर 1300 जो इस फलस्तीनी बच्चे हैं जिनकी लाशें निकली हैं उन पर जो है जुल्म मजालिम, मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर इस पर बाकायदा एहतजाज होना चाहिए। आपका मौक़िफ़ आ गया। एजाज आलम साहब, आप मुझे बताएंगे, हाकिम अस्करी ने खुलकर नाम भी ले लिया, आपने तो शायद बंद लफ्जों में कुछ कहा लेकिन उन्होंने तो खुलकर सब चीज़ें बात कर ली। मुझे ये बताएं कि ट्रम्प, आप तो अमन की बात करते रहते हैं, अब आप बताएं कि ट्रम्प अपने आप को अमन का बहुत बड़ा सफ़ीर कहते हैं, अमन का अवार्ड लेना चाहते हैं, ट्रम्प और नेतन्याहू पाकिस्तान को किस मुश्किल में डाला है उसने, आप बताएं ज़रा। देखिए, मैं सिर्फ 2 बात बताऊंगा। मैं भी इंटरनेशनल फिगर हूँ, दुनिया से रब्ता रहता है। ट्रम्प से भी 2015 में मिला था मैं, ठीक है ना। सारा झगड़ा कुछ भी नहीं, झगड़ा आज आप पूरी दुनिया इजराइल को रिकग्नाइज कर ले, कल से झगड़ा खत्म। ये है मेन कॉज। मतलब मौजम खान ने कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ये मेन कॉज है, नथिंग। अब मुख्तलिफ तरीके से हरबा इस्तेमाल किया जाता है, जंग में घसीटो, इसको घसीटो, ईरान को अफसरदाई, यूरेनियम वापस करो, और ये सब बहाना है। मेन है रिकग्नाइज करना किसी भी सूरत में। लेकिन क्या पाकिस्तान कर सकते हैं? हो नहीं सकता ना, अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। नहीं, अवाम का क्या मतलब? पाकिस्तान इस्लामी रियासत करना नहीं चाहिए ना, जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, कलमे की बुनियाद पर बना, रमजान शरीफ के महीने में इसका वजूद हुआ, तो आप समझते हो सकता है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम को डिसलाइक किया था, सीधी बात, वहां से ले ले, पीछे से ले ले। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया था, बस निकाल दिया। तो फिर उसके बाद अगर हम रिकग्नाइज करते, उसको हम अच्छे नामों से करते हैं, तो ये तो फिर ये तो बहुत, मतलब ये तो एक बड़ा मजहबी तजाद हो जाएगा। हमारे साथ इन्होंने पीस बोर्ड में क्या किया, दोगलापन किया। ये हुक्मरान अगर रहे तो मेरे ख्याल में इनसे तो कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। इसहाक डार ने क्या किया था कि हमारे एक एग्रीमेंट दिखाया गया था, उसमें वो शिकें नहीं थी, फिर हम क्यों दस्तखत करे, दूसरे दिन पता चला उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, वो भी नहीं बताया कि कौन सी शिकें नहीं थी, वो भी नहीं बताया कि कौन सी शिकें फिर डाली गई थी। तो ये हुक्मरान अगर ऐसे अपने जाती मफादात जिनके वेस्ट से वाबस्ता हो, जिनकी फाइलें बनी हुई हो चोरी के, तो मेरा ख्याल में ये हुक्मरान इस काबिल नहीं है कि इनके सामने ना करे। ये तो आपको भी पता है, अवाम तो ठीक है ना मानेगी, अवाम बेचारे तो जो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है उन पर भी लाठीचार्ज और गोलियां बरसाई जाती है। ये तो हम फस्ताई हुकूमत के नरगे में आ गए हैं। ये रियासत जिस तरह बना था मुसलमानों के नाम पर, और आज जो त्योहार हम बना रहे हैं मजहबी त्योहार, तो उसके मेरे ख्याल में तो हम अपनी जो ट्रैक से उतर रहे हैं। जी कह रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं दूं, नहीं आप बताएं ना, पॉलिटिकल या फिर स्टेटमेंट जनरल एज ए मुस्लिम, एज ए मुसलमान, एज ए मुस्लिम। नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, मैं अपने लिए स्टेटमेंट तो देखिए, ईद का दिन है, एक जर्नल बात हम कर रहे हैं। मैंने एक जर्नल बात की कि एक बंदा खुद चोर है, वो क्या कहेगा कि भाई मैं मौजूद साहब इनका जवाब ले लें। जी, जवाब ले लें आप इनका। जी देखें ना, इसका 2 तरीके से मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं पॉलिटिकली भी इसका जवाब दे सकता हूँ, और न्यूट्रल एज ए मुसलमान, एज ए ग्रेट मुस्लिम। इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, सबको पता है। तो इस्लाम के प्रेस्टीज को देखते हुए, इस्लाम का अपना फ्यूचर को देखते हुए, ये जो है ना, अगर हम यहूदी को रिकग्नाइज कर लेते हैं, इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, तो ये हमारे सीने में बहुत बड़ा कालिक आ जाएगा, हमारा मुंह काला हो जाएगा अल्लाह के नज़दीक, दुनिया के नज़दीक। अब पॉलिटिकल फिगर को उसी को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए
not as a further wide, not as a political figure, as a Muslim, as a great Muslim. लेकिन मौजम खान का सवाल क्या है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है, अब वो कर लेगी तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? उसी के जवाब दे रहा हूँ ना, उनको फिर पॉलिटिकल उसको नहीं देखना चाहिए, उनको एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट मुसलमान को मद्देनजर है। तो मुसलमान क्या फार्मूला, मुसलमान क्या चाहती है, मुसलमान के पास क्या मोटिव है कि इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए नहीं चाहिए? जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिनाई कर दें हम, मैं आलम साहब आप हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप सवाल को नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कह शायद रही है, मेरा सवाल को समझ चुके हैं, ये अगर इनसे कुछ भी भाई नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं, आवाम तो नहीं चाह रही है, लेकिन अगर कर दिया तो फिर क्या होगा? मैं हम समझता हूँ कहेंगे हम कि मानने को तैयार नहीं है, ये वो हुक्मरान है ही नहीं, ये हुक्मरान आवाम की तर्जुमानी कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल मौजम साहब बात आपने बहुत अच्छी की है, ये अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें एक मुंतखब हुकूमत होती है जिसके पास एजेंडा होता है जो कौमी सतह पर कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ, बात ये होती है कि जिन रस्तों से चौरस्तों से ये हुक्मरान आए हैं, ये एक खास एजेंडा, खास प्रोग्राम, खास अमेरिकन पॉलिसी से लेकर आए हैं, किसी तरीके से घुमा फिरा कर ये कबूल करने के लिए कि इसराइल को आप कबूल कर लें। और उस पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया पाकिस्तान था, वो उससे डिनाई करना बगावत है पाकिस्तान से, और फिर इलामा इकबाल और इलामा मशरकी के नजरिया से डिनाई करना, हम डायरेक्ट जाकर अमेरिका और इसराइल की गोद में बैठ जाना, ये कुफर नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, और ये हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे। हम कभी भी ये काम नहीं होने देंगे कि जिससे पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान का सालमियत जो है उसको खतरा लाहक हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें इस मामले को उठाना चाहिए। आज ईद का दिन है, आज हमारा बाकायदा तौर पर ये इत्तेहाद और ये चीजें हैं, कुर्बानी है, आज का हमें कुर्बानी का वो दिन याद रखना चाहिए जो हज़रत इब्राहिम ने दिया, और वही उसी कुर्बानी को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसी टॉपिक को हम मजीद जो है कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख, सबको ईद मुबारक वंस अगेन। इजाज़ आलम साहब, मुझे बताइए, जिस तरह तो आप ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई कि भाई हमने रिकग्नाइज नहीं करना, जियो थर्मल जो पाकिस्तान इस वक्त आप देखें हीट स्ट्रोक भी है, गर्मी भी है, ऊपर से पानी नहीं है, पानी तो कराची में भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, तो आप जो एक ज़बरदस्त मनसूबा लेकर आए हैं और आपको आई थिंक पीछे से फंडिंग भी हो रही है, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है वो आप बताएंगे? मैं शॉर्टकट बताता हूँ। मेरा लेटर हॉलैंड, जिसको नेदरलैंड कहते हैं, वहाँ से मुझे रिकग्नाइज़ किया गया है एज ए जियोथर्मल कंसल्टेंट, एज ए डीसैलिनेशन प्लांट कंसल्टेंट, और उन्होंने फंडिंग भी दे दिया है। अब वो बार बार मुझे कहते हैं कि अब क्या कबाहत है, अब किस वजह से डिले, तुम सिर्फ एक मैंडेट लेटर साइन करो, हम आ जाते हैं, आकर के लगा देते हैं। $3 ट्रिलियन का ये डील है, $3 ट्रिलियन हॉलैंड हमें पाकिस्तान को दे रही है। मैं उनका कंसल्टेंट हूँ, कह रहे डीसैलिनेशन प्लांट जहाँ जहाँ समुद्र मीठा पानी बना देंगे, इन्होंने ही बनाया है, कुवैत का, सऊदी अरब का, बहरीन का, इन्होंने बनाया है। वो कह रहे पाकिस्तान को भी बना देंगे, मुझे कंसल्टेंट मुकर्रर किया है। अब क्या कबाहत है, क्यों डिले है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे पासपोर्ट के साथ ही लेटर आया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता, कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर इनको गर्ज है, ले, पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, बल्कि 3% ऑफ द टोटल अमाउंट का कंसल्टेंसी फीस भी दिया जाएगा पाकिस्सान को एज ए गिफ्ट के तौर पे। फिर क्या बात है, क्या मुश्किल है? इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जियोथर्मल टेक्नोलॉजी लगाए 28 जगह पे हमने लोकेट कर लिया है। थोड़ा सा और बता दूं, इसके ऊपर टाइम है थोड़ा सा। जी बताएं। दुनिया जो है ना, दुनिया में 3 किलोमीटर से लेकर ना 32 किलोमीटर नीचे जहन्नम है, स्टीम है, आग है। हम वहाँ से लेते हैं, स्टीम लेते हैं, और स्टीम लेकर के उसका आगे टरबाइन से आगे बॉयलर से आगे टरबाइन से आगे जनरेटर, फिर बिजली पैदा होता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दुनिया में 28-29 कंट्रीज़ में पाकिस्तान पहली दफ़ा होने जा रहा। अब सब कुछ तैयार हो, कहते हैं कि फंड भी ले लो, टेक्नोलॉजी भी ले लो, जियोथर्मल भी ले लो, डीसैलिनेशन प्लांट भी ले लो, सब कुछ ले लो। अब मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पाकिस्तान को अगर ख्वाहिश है तो मेरे से राब्ता करें। किसकी टेबल पर है ये? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट के उसमें है, वज़ीर आज़म साहब की टेबल पर है। मेरा लेटर तो खैर फील्ड मार्शल के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, पासपोर्ट के साथ आया मेरा नाम से, एजाज आलम को,
اور انرجی منسٹر کے پاس گیا, پرائم منسٹر کے پاس بھی گیا. اب میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں گا نا, ان کو چاہیے میرے سے رابطہ کریں, مجھے بلائے, اور میں باہر سے بلاتا ہوں ان لوگوں کو, بلا کر کے سائن کریں, MOU سائن کریں اور آگے کریں. یہ اب میں نہیں بتاؤں گا, یہ بتا رہا ہوں, میں 2-3 مہینہ ویٹ کروں گا. اگر دے آر انٹرسٹڈ ویلکم, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ میں چلا جاؤں گا. سلام کر رہا ہوں, میں پاکستان کو خیر بات کر کے چلا جاؤں گا باہر. جاؤ. جی معظم خان صاحب کیا کہیں گے؟ ڈیسیلینیشن پلانٹ کے لیے فنڈ بھی تیار ہے, سب کچھ تیار ہے, لیکن کہاں مشکلات آ رہی ہیں؟ جی یہ جو عالم صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے خود رابطہ کر لوں گا اور میرا نمبر ایکسچینج کر دے, اور اس سلسلے میں ہماری جو خدمات ہوگی انشاءاللہ اس کو بروکار لائیں گے. لیکن عالم صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں پاکستان کو خیر بات کہوں گا, تو یہ تو ناامیدی والی باتیں کر رہے ہیں. ہم خود یورپ سے ہیں, یہاں کے نیشنل ہولڈر ہیں اور یہاں کے ستائے ہوئے ہیں, اس وجہ سے باہر جا نہیں سکتے ہیں, لیکن پھر بھی حوصلے نہیں آ رہے ہیں. جیلیں کاٹی ہے, زینتیں کاٹ رہے ہیں, حوالاتیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس ملک سے, اس دھرتی سے, اس مٹی سے ہمیں پیار ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری جان بھی حاضر ہے. صرف الفاظ سے کہنے والے مطلب ان کو نہیں کہنا چاہیے, ان کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ آج قربانی کا دن ہے, اس ملک کو قربانی دینے کی ضرورت ہے. یہ مٹی قربانی مانگ رہی ہے اور عالم صاحب جیسے لوگوں کو قربانی دینی چاہیے, ان کو جانا نہیں چاہیے, حوصلے سے ان کو کام لینا چاہیے اور ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹس لے آئیں جو جس سے اس عوام کی, غریب عوام کی, اس ملک کی کچھ ترقی ہو جائے. ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہے. تو آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور آپ جو پروجیکٹس لگانا چاہتے ہیں اس کی جو فیزیبلٹی ہوگی اس کو چیک کر کے انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں گے. باقی جو بات ہے دیکھیں یہ تو سیاسی یا جو اور باتیں ہو گئی, لیکن آج عید کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے. اچھا عالم صاحب آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں, عالم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عسکری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو چاہیے, یہ ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے مطلب والد گرامی کے برابر ہے, سب کے ماشاءاللہ بڑے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ ایک پروگرام کرتے اور سب کو انوائٹ کرتے, اور جو بکر اور اونٹ انہوں نے ذبح کیے, قربانی دیے, کم از کم اس سب کو بلا لیتے اور ایک جگہ پر محفل سجاتے اور ماشاءاللہ وہاں پر گپ شپ کرتے. تو امیر عسکری صاحب آپ اس میں پیر کرے, قدم اٹھائے ذرا, اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, عالم صاحب آپ کا جواب دیں, قدم بڑھائیں. بالکل میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ, بالکل ہر اس حق کی آواز کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں جو پاکستان کی عوام, پاکستان کی بقا, سالمیت اور ہماری فوج کی سلامتی اور ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ہے. اور آج قربانی کا دن واقعی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو مدعو بھی کریں گے, سب کو میں مدعو کروں گا. اپنے ابھی 2 دن باقی ہیں عید کے. حکیم صاحب مجھے آپ سے آخر میں ایک سوال کرنا ہے, پہلے آپ جواب دے دیں, مجھے پھر حکیم صاحب میں جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ نے بولا نا کہ عید کے دن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. میں خیر بات یہ نہیں, پاکستان کا میں ڈیول نیشنلٹی ہے. جی کیمرے کی طرف دیکھیں, ڈیول نیشنلٹی, میں خیر بات تو نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب اس ٹیکنالوجی سے پھر خیر بات کہہ دوں گا. اب آپ تھوڑا بتا دوں, اب آپ سنیے گا, آپ کو میں جب بات کرتے ہیں میں سنتا ہوں غور سے, میری بھی بات آپ غور سے سن. 2016 سے میں ان سب چیزوں میں انوالو ہوا. 2016 میں نواز شریف صاحب کا دور تھا, اور آج سارا ڈاکومنٹس میرے پاس ہے. ہم نے اسلام آباد میں 4000 میگا واٹ سولر پلانٹ پاکستان کے لیے لے کے آیا تھا. 4000 میگا واٹ. اسحاق ڈار صاحب تھے اس وقت فائنانس میں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہو گیا, ٹی وی میں آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. پاناما کیس آ گیا. پاناما کیس آنے کے بعد انہوں نے ختم تو نہیں کیا ڈیل کو, کینیڈا اس وقت کینیڈین گورنمنٹ دے رہی تھی, میں کینیڈین کنسلٹنٹ تھا, انہوں نے پرولونگ کر دیا اس کو, ختم نہیں کیا, ٹھیک ہے. اچھا پھر ہوتے ہوتے پھر وہ عمران خان صاحب آ گئے, خان صاحب آ گئے. خان صاحب کو پھر میں نے رجوع کیا, خان صاحب بولے ویری گڈ, بسم اللہ. 4000 بالکل, ہاں ایک سیکنڈ میں بات, ہاں 4000 میگا واٹ میں ذرا یہ کمپلیٹ کروں. 4000 میگا واٹ لے لے. خان صاحب نے بالکل مینڈیٹ لیٹر سائن کر دیا, سب کچھ ہو گیا. ڈیلیگیشن آ رہا ہے 1 مہینے کے بعد, پھر وہ کورونا آ گیا. یہ ہمارا ہارڈ لک ہے, کورونا آ گیا, ورنہ وہ اس وقت لگ جاتا یہ 4000 میگا واٹ. اس کے بعد پھر میں ویٹ کرتے اب اتنا لیٹ ہو گیا. اب جیو تھرمل مجھے ہالینڈ نے پکڑ لیا کہ چھوڑو, سولر کو چھوڑ دو, جیو تھرمل.
तो एक बंदा 2016 से कब तक वेट करेगा? इस तरह मैं फटअप होकर बोला 2 महीने के बाद जब देखूं कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, फिर मैं इस चीज़ से विड्रॉ करूंगा। मैं डुअल नेशनलिटी, मुल्क से मैं मोहब्बत है, मुल्क में ऐसा ऐसा काम किया, अगर आपको बताऊंगा कभी टीवी में बताऊंगा। एजाज आलम साहब, बिल्कुल आपको मुल्क से मोहब्बत है, आप सच्चे सुच्चे पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। $1 ट्रिलियन का जो फंड है वो जरूर पाकिस्तान आएगा। मुझे हकीम साहब ये बताइएगा कि अभी इन्होंने कहा कि वो लेटर जो है फील्ड मार्शल की टेबल पर है, क्या कहना चाहेंगे? साइन करना चाहिए? बस शॉर्ट जवाब दें। 2 लफ्ज हैं कि जो काम हमारी मुल्क की बका सलामती के लिए, अवाम की फलाह के लिए हो रहा है, और इस वक्त जो है ना ये टेबल पे जो आपकी फाइल रखी हुई है, इसे प्लीज साइन कीजिए और इसको बाकायदा पहले तहकीक कर लीजिए, सारे मामलात को देखें और उसके बाद जो है साइन कीजिए। मैं एक और चीज़ ये है कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने भी ऐलान किया था कि मैं फ्री बिजली कर दूंगा पाकिस्तान में। तमाम मामला जो है वो पेट्रोल और बिजली और हर गैस के मामले को भी दुरुस्त किया जाएगा। मैं एक बात ये है आपसे ना, जस्ट ए मोमेंट, इस वक्त जो है ना ईरान ने भी हमें पेशकशें की हुई है गैस पेट्रोल के हवाले से, वो पेशकशें भी कबूल करें जिसमें पाकिस्तान की फलाह है, ना कि आप अमेरिका की मर्जी के मुताबिक चल रहे हो, उसके मुताबिक टैरिफ बना रहे हो। फिर हमारे चारों सूबों का हाल जो है वो, ये रियासत जो हमारी माँ है, ये चारों सूबों को यकसान नियत के साथ देखे ताकि इसमें टूट फूट का और अलहदगी के जो मामलात हैं वो खत्म हो और इनको तमाम इनके हकूक और इनकी जिम्मेदारियां आप पूरी करें। ठीक है, हकीम साहब ने कहा कि भाई बिल्कुल जो है फील्ड मार्शल को उस पर साइन करनी चाहिए जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। हकीम साहब एक सवाल जो कराची की आवाम ने पूछा है आपसे कि भाई आवाम गोश्त खा खा के इतने फायदा हो चुके हैं, आप हकीम भी हैं साथ साथ माशाल्लाह, तो अब किसी को कुछ बीमारी हो रही है, किसी की पेट की बीमारी है, डायरिया, गर्मी भी इतनी है, तो जितना ये गोश्त खाने कुछ ऐसी दवाई, कोई ऐसा हर्बल टोटका बता दें आप, ताकि जिससे आवाम। मैं टोटका भी बता देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि भी खाने के दौरान में आप दही का इस्तेमाल ज्यादा रखें और गोश्त को अगर पानी के बजाय दूध में बनाएंगे, दूध गोश्त की बजाय पानी की बजाय दूध डालें और दही डालें और फिर उसको बाकायदा सब्जी के साथ मिलाकर भी पकाएं या सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, उसमें रायता रखें जिसमें अदरक, जीरा और पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो ये आपको डाइजेस्ट भी करेगा। गर्मी का दिन है, गर्मियों में आप कोशिश करें कि गोश्त कम खाएं, उसके साथ सलाद ज़्यादा खाएं। और दूसरी बात यह है कि अदरक, जीरा, पुदीना, सौंफ, इसका कहवा बना लीजिए। अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना 21 पत्ते और ज़ीरा आधा चम्मच के करीब मिला लें और इसमें अगर कलौंजी और अजवाइन भी शामिल कर लें तो ये बेहतरीन रेमेडी है। और इसका अगर पाउडर बना लेंगे तो सफूफ के तौर पे खाएं और इसकी चटनी बनाते हैं तो चटनी के तौर पे इस्तेमाल करें। और इसमें आजकल कैरी आई हुई है और कैरी का इजाफा ज़रूर रखें, तो इंशाल्लाह ये आपको गैस और तेज़ाबियत और सीने की जलन और बदपरहेज़ी, बदहज़मी और मोशन वगैरह से आप ना सिर्फ महफूज रहेंगे बल्कि एंजॉय सही तरीके से करेंगे। कहते हैं कि पेट भर के ना खाओ, पेट आधा रख के खाओ। और फिर देखिए कि जिन लोगों को आपका जो भूखे हैं इस वक्त, जो मुस्तहिक हैं, कराची की आवाम को रेमेडी का पता चला गया। जी जी, अच्छा हम लोग बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे बलूचिस्तान भाइयों को, भाई आप लोग इतने इनोसेंट हो, मैं तो बलूचियों को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत मेहमान नवाज होता है, लेकिन हम किसी सूरत टेररिज्म को कबूल नहीं करते। मैं उसी चीज़ को उसी की तरफ आ रहा हूँ भाईजान। चंद लोगों की वजह से ना आप पूरा बलूचिस्तान का पूरे वर्ल्ड में इमेज खराब हो रहा है। खुदा का वास्ते चंद जो लोग हैं ना, जैसे मैंने जाकर उनको प्रॉमिस किया, उनको समझाएं कि बेटा आज नहीं तो कल, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, इस चैनल का तवज्जो से मैं लगा हुआ $5 बिलियन ये जो दिखाया ना चीट, जिस दिन मेरे पास बलूचिस्तान में काम करने वाले हैं सबसे पहले बलूचिस्तान, ये प्रूफ है बेटा मेरे पास, $5 बिलियन लेकर के आके तरके, मगर खुदा के वास्ते अल्लाह से डरें। मुल्क इतना प्यारा हमारा मुल्क है बेटा। ये फौजियों ने क्या कसूर किया था बेचारा, वो इनोसेंट है, अपने फैमिली के पास जा रहे होंगे, बच्चे उसके छोटे होंगे, बीवी है इंतजार, वो दुनिया से चले गए। ये नहीं होना चाहिए बेटा, ये मुझे दुख है, बहुत रोना आ रहा, मुझे रोना आ रहा बेटा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो बेटा। इतना प्यारा मुल्क है, मुल्क से हम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। और मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई से। हमारे साथ प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ जो वर्ल्ड क्लास कैनेडियन जो है एजाज आलम साहब मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। आज ईद का दिन है और हमारी दावत भी मिल चुकी है। हकीम अस्करी ने ऊँट की दावत दी है हम सबको, बल्कि हमारे चैनल वालों को भी दावत दी है। इंशाल्लाह हम उनकी दावत कबूल करते हैं। और इसके साथ साथ बड़ी गुड न्यूज़ दी है एजाज आलम साहब ने। एक तो इन्होंने ट्रेन हादसे के बाद जो है इनसे जो कहा है कि प्लीज़
आपके पीछे जो भी पुष्ट पनाही कर रहा है, जो भी आपका पुशअप कर रहा है, वो आपका दुश्मन है। माँ बाप से बढ़कर कोई सगा नहीं होता। मट्टी है जो आपके पैरों तले है ना, वही आपकी है। पैरों तले से मट्टी निकल जाएगी ना, जो आपको पुचकार रहे हैं, ललकार रहे हैं, आपको वो करें। कंप्रोमाइज, अप एंड डाउन करके कंप्रोमाइज होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी ये मुल्क की बका और सलामती के लिए यही एक रास्ता हो सकता है। अब देख लें, अगर हम एक ना हुए, पाकिस्तान के 53 मुस्लिम ममालिक, आई थिंक 57 इस्लामी कंट्रीज हैं, उनको बस अब एक पेज पर आना है। और अगर अब भी हम एक पेज पर ना आए, तो आज से 1400 साल पहले हज़रत अकरम ने उनको मदीने से निकाला था ना, तो अगर हमने वो बात नहीं की और उनको इग्नाइज कर लिया, तो हम तो ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आगे जाकर। तो ये बात सोचते हैं कि ये, और मौज़म खान साहब ने जो ये बताया कि ट्रंप पर तो कोई एतबार कर ही नहीं सकता। खैर, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। मेरे मौजूद मेहमान गिरामी मौज़म खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं ना अभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाकिम अस्करी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और एजाज आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।